गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इसमें हमारा बिंदु रहेगा आज नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक नवीन धारणा है, एक ऐसी धारणा जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापार संबंधों को एक नया आयाम देना है। ये अवधारणा वैसे तो 1965 में सामने आई, हम यूँ कहें 60 के दशक में सामने आई, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने दो नए उद्देश्य घोषित किए थे, एक निशस्त्रीकरण और दूसरा था नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और इस उद्देश्य में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा। एक मोटा आकलन देखें अपन, विश्व में अपन जो बंटवारा करते हैं अर्थव्यवस्थाओं का, हम मोटे तौर पर तीन धारणाएं रखते हैं। एक विकसित, दूसरी विकासशील और तीसरी है पिछड़े हुए देशों की अवधारणा। इन तीन अवधारणाओं के मध्य हम मोटे तौर पर ये कहते हैं कि विश्व में 7 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनको हम विकसित राज्य कहते हैं, जो G7 के भी सदस्य हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो राज्य हैं विश्व में वो या तो विकासशील है या पिछड़े हुए हैं, और कुछ राज्यों को तो अति पिछड़े हुए भी कहा जाता है। और इनका जो व्यापार है या इनकी जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था इस दौर में है कि अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है। और एक मोटी समस्या यह आ रही है कि उनका औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है। औद्योगिकरण करने के लिए और उन राज्यों को जो कि पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए हैं या विकासशील है, उनको विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए जो विकसित राज्य हैं वो जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक उनको अपनी पूंजी और अपने संसाधन, अपनी तकनीक आदि प्रदान नहीं करेंगे, तब तक विकासशील और पिछड़े हुए राज्य ये विकासशील और पिछड़े हुए ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी एक गहरी खाई को, ये जो विकसित और जो विकासशील और पिछड़े हुए देश है, इनके बीच में जो गहरी खाई बनी हुई है, इस खाई को समाप्त करना, इस खाई को पाटना, ये है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य। यानी कि विश्व में जो एक असमानतापूर्ण स्थिति है विकसित राज्यों के बीच में और बाकी जो राज्य हैं जो विकासशील, पिछड़े हुए, अति पिछड़े हुए कहलाते हैं, इनके बीच में जो एक असमानता की स्थिति देखी जा रही है, जो एक खाई की स्थिति देखी जा रही है, इसको समाप्त करना ये नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में नवीन राज्यों की स्थापना बहुत बड़ी मात्रा में हुई। ये नवीन राज्य वो थे जो महाशक्तियों के चंगुल में थे या महाशक्तियों के गुलाम थे, दास थे, उपनिवेश थे। वो धीरे धीरे आज़ाद हुए और ये आज़ादी के पश्चात अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करने लगे। इनको अपने आप को स्थापित करने के लिए पूंजी चाहिए थी, तकनीक चाहिए थी, क्योंकि कच्चा माल इनके पास था और ये अपने आप को औद्योगिक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया और इसी प्रयास को हम नाम देते हैं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। आज अपन इसी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है कि नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर ना रहे, बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश न माने। आज भी जो पिछड़े हुए देश है, या जैसे मैंने कहा कि 1945 के पश्चात नए देश इस विश्व मानचित्र पर उभरे जो पहले उपनिवेश हुआ करते, इनके मन में एक धारणा है कि वो ये मानकर चलते हैं कि उनका जो आर्थिक विकास है वो पूंजीवादी यानी कि विकासशील देशों के उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो अगर विकासशील देश चाहे, विकसित देश अगर चाहे तो विकासशील देशों का या पिछड़े हुए देशों का आर्थिक विकास हो सकता है। और जो बहुराष्ट्रीय निगम है वो उनको सिर्फ एक ही चीज़ मानकर चलते हैं कि इन देशों के पास बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल है और इस कच्चे माल का उपभोग करके बहुराष्ट्रीय निगम और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा पूंजीवादी होते जा रहे हैं। इसलिए ये जो गरीब राज्य हैं, ये गरीब राज्य इस चीज़ को समाप्त करना चाहते हैं कि पहली बात पूंजीवादी देश और बहुराष्ट्रीय निगम
केवल उनको कच्चा माल उत्पादन करने वाला राज्य ना समझे और वो भी उनके विकास में सहभागी बने, वो भी उनके विकास के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है वो उनको उपलब्ध करवाए, पूंजी उपलब्ध करवाए, तकनीक उपलब्ध करवाए, ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्रों का पूर्णाधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। ये जो विकासशील और पिछड़े हुए देश ये कहते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन है वो एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करते हुए होना चाहिए। यानी कि जो विकसित राज्य हैं वो भी उतने ही संप्रभु है जितने कि विकासशील और पिछड़े हुए राज्य हैं। वो उनको अपनी बपोती नहीं समझे। विकसित राज्य उनके ऊपर उनके कच्चे माल पर अपना अधिकार ना समझे और विकसित राज्य विकासशील राज्यों में किसी भी मामले में हस्तक्षेप ना करे और जो कच्चा माल है उनके ऊपर केवल और केवल उसी राज्य का अधिकार होना चाहिए जिस राज्य में वो कच्चा माल पाया जाता है, ताकि समानता के आधार पर विकसित और विकासशील राज्यों के मध्य संबंध स्थापित हो सके। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, कुछ जो समय के साथ नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत स्थापित हुए हैं, जिनकी राज्य यानी कि विकासशील और अल्प विकसित राज्य जो है वो मांग कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? खनिज पदार्थों और सब प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र के संप्रभुता की स्थापना करना। यानी कि जो भी आर्थिक संसाधन है, यानी कि कच्चा माल है, खनिज पदार्थ है, उनके ऊपर किसी एक राज्य की संप्रभुता की स्थापना होनी चाहिए। एक राज्य कौन होगा? जिस राज्य में वो चीज़ें पाई जाती है, वो कच्चा माल पाया जाता है, वो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उस पर केवल और केवल उसी राज्य का अधिकार होना चाहिए। विकसित राज्य इस मामले में उनको किसी भी प्रकार से बाध्य ना करे, उनमें हस्तक्षेप ना करे और उनकी संप्रभुता का हनन करने की कोशिश ना करे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि जो मध्य पूर्व के अरब राज्य हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल है, तेल के रूप में, जिसे हम खनिज तेल कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में, और अमेरिका इन राज्यों में इंटरफेयर करके इस कच्चे माल को यानी कि इस खनिज तेल को प्राप्त करना चाहता है। इराक पर वो आक्रमण उसने इसी के कारण से किया था, कुवैत पर हमला हुई इसी की कड़ी में था। तो ये जो कच्चा माल इन राज्यों के पास है, जो खनिज पदार्थ इन राज्यों के पास है, उनके ऊपर किसी केवल और केवल उसी का अधिकार होना चाहिए और बड़ी शक्तियां जो है वो उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं होना। कच्चा माल तो ये जो विकसित राज्य हैं ये इन गरीब राज्यों से प्राप्त करते हैं और फिर उसी कच्चे माल को तैयार माल के रूप में बदलकर ये वापस इन्हीं राज्यों में खपाने के लिए भेजते हैं। कच्चा माल बहुत सस्ती दर पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो उसके हिसाब से माल तैयार होता है वो बहुत महंगी दर पर बेचा जाता है और बहुत बड़ा एक अंतर आ जाता है कच्चे माल की कीमत में और तैयार माल की कीमत में। इस चीज का विकासशील और पिछड़े हुए राज्य विरोध कर रहे हैं कि तैयार माल और कच्चे माल की कीमत में पहली बात ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए और दूसरी बात जो माल के ऊपर कीमतों का घटना बढ़ना होता रहता है उसकी प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगना चाहिए। जैसे तेल की बात करें, तेल की कीमतें कभी कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, ऐसा विकासशील राज्यों का मानना है। विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार, ये जो विकासशील और पिछड़े हुए देश है ये चाहते हैं कि उनका व्यापार जो है विकसित देशों के साथ होना चाहिए। विकसित देश उनको वरीयता प्रदान करे, उनके साथ व्यापार करे ताकि उनको भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। लेकिन सभी विकासशील देशों के साथ सभी देशों के व्यापारिक संबंध नहीं है। जो विकसित राज्य है उनके व्यापारिक संबंध कुछ एक देशों के साथ ही है, बाकी सभी देशों के साथ नहीं है और सभी देशों के साथ किया जाना संभव भी नहीं है। इसीलिए विकासशील राज्य ये मांग करते हैं, पिछड़े राज्य ये मांग करते हैं कि विकसित राज्य भी उनके साथ व्यापार करे, उनको व्यापार में वरीयता प्रदान करे। विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना, विश्व मुद्रा व्यवस्था में डॉलर का साम्राज्य है, डॉलर चलता है हर जगह या फिर गोल्ड चलता है। विदेशी व्यापार सारा का सारा डॉलर में या गोल्ड में होता है, जबकि अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं वो उसमें बहुत ज्यादा उच्चावच है। यानी कि एक तरफ डॉलर की कीमतें हैं, दूसरी तरफ रुपया कैसे गिरता जा रहा है। प्रत्येक राज्य प्रत्येक देश की जो खुद की मुद्रा है उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। जैसे पड़ोसी पाकिस्तानी जो मुद्रा है रुपया, उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले 150 रुपये से भी ज़्यादा है।
तो ये बहुत बड़ा अंतर है। $1 इज इक्वल टू 150 रुपया, ये बहुत बड़ा अंतर है। इतना अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए इन विकासशील और पिछड़े देशों की मांग है कि विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण हो, ज्यादा अंतर नहीं हो और सभी देश उस मुद्रा में, अपनी मुद्रा में व्यापार कर सके। विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, यानी कि जो विकासशील देश है, पिछड़े हुए देश है, जो खुद अपना माल तैयार करते हैं, वो माल भी वो निर्यात कर सके। निर्यात कहाँ करेंगे? वो चाहते हैं कि विकसित देशों के साथ उनके व्यापार की वरीयता हो, दूसरे जो विकासशील देश है वो भी उनके साथ व्यापार करें, और अगर वो व्यापार करते हैं तो उनका जो माल है, जो तैयार माल है, वो विकसित राज्यों में बिकेगा और बिकने से उनको एक मार्केट मिलेगा और मार्केट मिलने से उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। जबकि विकसित राज्य विकासशील देशों में बना हुआ माल खुद आयात नहीं करते और इस कारण से विकासशील देशों का जो माल है वो बिक नहीं पाता और बिक नहीं पाने के कारण से उनकी अर्थव्यवस्था को सहारा नहीं मिलता। विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों को मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना, ये एक बड़ी समस्या है। तकनीक विकसित राज्यों के पास है, विकासशील राज्यों के पास तकनीक के नाम पर कुछ भी नहीं है, पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं। विकासशील राज्य इसी चीज की मांग करते हैं कि विकसित राज्य उनको औद्योगिकरण के लिए तकनीक प्रदान करे ताकि उनका औद्योगिकरण हो सके, और दूसरा उनको पूंजी प्रदान करे ताकि वो अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सके। ये जो एक तकनीकी उत्थान की खाई है कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा तकनीकी संपन्न राज्य है और एक तरफ उनके पास तकनीक के नाम पर कुछ भी नहीं, इस खाई को समाप्त किया जाए और विकासशील देशों को भी विकसित राज्य तकनीक प्रदान करने की उदारता बरतें। विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना, ये भी एक सोच है। आज देखिए, कोई भी विकासशील देश ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं हो, और पाकिस्तान की हालत या श्रीलंका की हालत तो वर्तमान में बहुत ही दयनीय हो रखी है। पाकिस्तान ने अपनी कुल जीडीपी का 800% से भी ज़्यादा ऋण ले रखा और उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है ऋण के भार से दबी हुई है। इसलिए इन विकासशील देशों की ये मांग है कि विकसित राज्य जिनका कर्जा उन्होंने ले रखा है, इस वित्तीय भार को कम करे, वो अनुदान के रूप में दे, वो सब्सिडी के रूप में दे, उधार के रूप में, ऋण के रूप में ना दे, ताकि वो उनके ऊपर उनको वापस चुकाने का दबाव नहीं रहे। इसलिए वित्तीय भार को कम करना ये विकासशील देशों की मांग रही। बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना, ये जो बहुराष्ट्रीय निगम है जो पूरे विश्व में छाए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उत्पादन के लिए, व्यापार के लिए सभी देशों में पहुंच गई और पूरा का पूरा मार्केट एक तरीके से उन्होंने हाईजैक कर लिया है। इसलिए विकासशील देश ये चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम की गतिविधियां जो वो नियंत्रित हो, क्योंकि वो उनके कानूनों को भी नहीं मानते और वो वहाँ पर आकर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। वहाँ के लोग, चूँकि वो प्रोडक्शन अच्छा होता है, वहाँ के लोग उसको खरीदते हैं और इसके कारण से पूरा का पूरा विश्व बाजार जो है बहुराष्ट्रीय निगमों के चंगुल में चला गया। इसलिए विकासशील राष्ट्र ये मांग करते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये जो मांगे ये विकासशील और पिछड़े हुए देशों की मांगे हैं और ये विश्वव्यापी है। विश्व के सारे देश इस प्रकार की मांग करते हैं और जो तीसरी दुनिया है वो उनके हितों के अनुकूल है, लेकिन विकसित राज्य इनमें किसी भी प्रकार की छूट देने के लिए तैयार नहीं है। विकासशील राष्ट्रों की विदेश व्यापार संबंधी समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धीमी गति के कारण विकासोन्मुख देशों में गरीबी के दुष्चक्र के अतिरिक्त व्यापारिक क्षेत्र में भी एक दुष्चक्र बन जाता है। समस्या ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस गति से नहीं बढ़ पाता जिस गति से विकासशील राज्य सोचते हैं, और दूसरी विकासशील जो देश हैं या पिछड़े हुए देश हैं उनमें गरीबी, स्वास्थ्य, कुपोषण जैसी समस्याओं का एक सर्किल चलता रहता है। वहाँ पर ये समस्याएं इस प्रकार से खड़ी हुई है कि इतने सालों के बावजूद भी 1945 से लेकर के 1960-70 के बीच में सारे के सारे देश आज़ाद हो गए। उनको आज़ादी के बाद भी आज 50 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका गरीबी का जो दुष्चक्र है, उनके गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं, वो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए जब तक वो समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएगी वो अपना आर्थिक विकास करने के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो गरीबी का दुष्चक्र है वो सब समाप्त होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि वो और ज़्यादा अतिरिक्त व्यापार करें।
विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी व्यापार का बहुत अधिक महत्व है, परंतु इन राष्ट्रों को विदेशी व्यापार का विस्तार करने में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है विकासशील और पिछड़े हुए देशों की, ये विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है, यानी कि निर्यात पर निर्भर करती है। वो कच्चा माल निर्यात करते हैं, उससे उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और उस विदेशी मुद्रा से वो अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। अपने राज्य के विकास के लिए, अपने नागरिकों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा वो निर्यात करेंगे उतनी ज़्यादा मुद्रा उनके पास आएगी और उतनी ज़्यादा मुद्रा के कारण से वो अपनी अर्थव्यवस्था को एक सही रूप दे पाएंगे, अपने नागरिकों को अच्छा जीवन दे पाएंगे, उनके लिए लोक कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं विदेशी व्यापार की। कौन सी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या है, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने की समस्या है। चालू निर्यात से प्राप्त आय का बहुत बड़ा भाग आयात एवं विदेशी ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में ही उपयोग हो जाता है। एक समस्या क्या है इनकी कि अभी जैसे मैंने कहा आपको कि सारे देश जो है वो ऋण भार से दबे हुए हैं। अब जितना माल ये निर्यात करते हैं उस निर्यात से जो उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है या जो भी धन प्राप्त होता है वो धन इनका किस में चला जाता है? एक तो जो आयात करते हैं यानी जो सामान मंगाते हैं उस सामान को मंगाने में चुकता करने में चला जाता है, और दूसरा जो इन्होंने ऋण ले रखा है उस ऋण की किस्त, उस ब्याज जो ऋण ले रखा है उसके ऊपर जो ब्याज चुका जाता है उन्हीं में चला जाता है और उनके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। इतना निर्यात करने के बावजूद भी इनके पास इतना पैसा नहीं बच पाता कि वो अपना आर्थिक विकास करने की सोचें, क्योंकि वो तो पैसा आया उनका वो तो आयात को चुकाने में, मूलधन को चुकाने में, ब्याज को चुकाने में चला जाएगा। अब उनके पास पैसा बचा नहीं, जब पैसा बचा नहीं तो वो कैसे अपनी समस्याओं का निराकरण करें? ये एक मोटी समस्या इनके पास है। ऐसी स्थिति में इन देशों के निर्यात में वृद्धि करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सके। यानी कि इनके लिए जरूरी है कि वो और ज्यादा निर्यात करें, और ज्यादा निर्यात करेंगे तो और ज्यादा मुद्रा आएगी और इससे वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसी उनकी सोच है कि वो और भी ज्यादा निर्यात करने चाहते हैं। लेकिन निर्यात संवर्धन के सामने भी इनके सामने और भी समस्याएं हैं। कैसी समस्याएं? आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं होती। विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनें, प्लांट, पूंजीगत सामान और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि विकसित राज्यों में खाद्यान्न और कच्चे माल का ही आयात किया जाता है। जैसे विकासशील देशों में जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है क्योंकि वो निर्यात में वृद्धि करते हैं, निर्यात में वृद्धि करते हैं तो उनकी आय में वृद्धि होती है क्योंकि उनको आय प्राप्त होती है। लेकिन आय प्राप्त होती है तो वो क्या करते हैं? मशीनें मंगाते हैं उद्योग स्थापित करने के लिए, विभिन्न प्रकार के प्लांट स्थापित करते हैं, पूंजीगत सामान मंगाते हैं। और एक मोटी समस्या है विकासशील और पिछड़े हुए देशों की, वो है विलासिता की वस्तुओं की मांग इनमें ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे पैसा आता है वो विलासिता की वस्तुएं मंगाते हैं, एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, पता नहीं क्या क्या ऐशो आराम की चीजें खरीदेंगे, और वो सारा जो पैसा है जो उन्होंने कमाया वो इन सब चीज़ों में गंवा देते हैं और फिर उनके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। और विकसित जो राज्य है उनमें जो मांग हो रही है उनमें मांग किसकी होती है? खाद्यान्न की और कच्चे माल की, बस सिर्फ दो ही चीज़ की। एक तो उनको खाद्यान्न चाहिए क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन उनमें कम होता है, और एक कच्चा माल इन विकासशील राष्ट्रों के पास है, वो सिर्फ दो ही चीज़ें मंगाते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्र बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं। इसलिए जो दो चीज़ें हैं उन चीज़ों में विकसित राज्यों में मांग नहीं बढ़ती। कच्चे माल की मांग नहीं बढ़ती क्योंकि उसके जितने उद्योग है वो कच्चा माल उपयोग कर रहे हैं, और खाद्यान्न की मांग नहीं बढ़ती क्योंकि उनमें जनसंख्या बढ़ती नहीं, जनसंख्या में धीरे धीरे उनमें तो कमी हो रही है, इसलिए खाद्यान्न की मांग बढ़ नहीं रही। जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो खाद्यान्न मंगाएंगे वो, इसलिए उनमें ये चीज़ बढ़ती नहीं है और इनमें ये चीज़ें मांग इनकी बढ़ती जाती है, और मांग बढ़ती है तो ये ज़्यादा माल मंगाते हैं और वो ज़्यादा माल इनसे मंगाते नहीं है। तो परिणाम ये होता है कि इनकी जो भी इनकम है, इनकी जो भी आय है वो इनके आयात में ही खत्म हो जाती है। परंतु विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की आय में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती। यानी कि जो विकसित राज्य हैं उनमें खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की मांग में वृद्धि नहीं होती क्योंकि जो उनकी जनसंख्या उसके लिए जितना सामान चाहिए वो उतना सामान मंगाते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। और जो उद्योग धंधे हैं जिनको जितना माल चाहिए कच्चा माल, वो उन उद्योगों के लिए उतना ही कच्चा माल मंगवाते हैं। इसलिए कच्चे माल में, खाद्यान्न में विकसित राज्यों में मांग में बढ़ोतरी नहीं हो रही, और मांग में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो ये ज़्यादा निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक समस्या है। दूसरा, चक्रीय परिवर्तन। विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तनों से प्रभावित रहता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। और चक्रीय परिवर्तन कैसे? जैसे कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है चाय के निर्यात पर निर्भर है, थाईलैंड की अर्थव्यवस्था है वो रबड़ के निर्यात पर निर्भर है, या हम यूं कहें चावल के निर्यात पर निर्भर है।
अगर मान लीजिए विश्व में चाय की मांग कम हो जाए तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर थाईलैंड, जैसे कि मैंने कहा थाईलैंड की अर्थव्यवस्था चावल पर निर्भर है, अगर विश्व में चावल की मांग कम हो जाए तो थाईलैंड की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। ये एक समस्या है, समय समय के साथ ऐसा होता भी रहता है। चक्रीय परिवर्तन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, किसी चीज की मांग एकदम कम हो जाती है, किसी चीज की मांग एकदम बढ़ जाती है। और जब इस प्रकार की मांग में उच्चावच आता है, यानी कि कभी किसी मांग में कमी आना, किसी मांग में बढ़ोतरी होना, ऐसे में इन विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर मांग में बढ़ती होती है तो ये मांग की पूर्ति कर नहीं पाते, और मांग में यदि कमी होती है तो इनका जो उत्पादन है वो वहां का वहां ठप का ठप रह जाता है, वो आगे जा नहीं पाता, और उनके उस माल के ठप होने के कारण से उनको आय प्राप्त नहीं हो पाती। ये जो चक्रीय परिवर्तन, इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ विकासशील देशों पर पड़ता है, विकसित राष्ट्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खुद औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश है। इसका कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही अधिक केंद्रित रहती है। उनकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। विकासशील राष्ट्रों की सारी की सारी अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर, जितना निर्यात करेंगे उतनी ही उनको आमदनी होगी। अगर मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकसित राज्य किसी चीज की मांग कम कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो है वो विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को ही झेलना पड़ता है। इसलिए ये चक्रीय परिवर्तन जो समय समय पर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उसका दुष्प्रभाव इनको झेलना पड़ता है। औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन, विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि वहां उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे भारी उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है। अब एक वो समस्या आ गई कि विकसित राज्यों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हो गया। पहले जो विकसित राज्य थे वो खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ या उपभोक्ता वस्तुएं, इनका उत्पादन करते थे। उनका जो मार्केट है, उनके जो उद्योग धंधे, वो इन चीजों का उत्पादन करते थे, उपभोक्ता वस्तुओं का। अब वहां पर उपभोक्ता वस्तुएं बननी बंद होगी, वो विकासशील राष्ट्रों ने अपना ली। वहां पर भारी उद्योगों की स्थापना हो गई, इंजीनियरिंग और रसायन जैसे भारी उद्योग वहां पर स्थापित हो गए। इसलिए जो पहले जिन चीजों की मांग वहां पर रहती थी, अब वो मांग बंद हो गई, क्योंकि वहां पर उत्पादन बदल गया। भाई ये यूं समझ लीजिए ना आप, जब गर्मी आएगी तो क्या अपने गर्म कपड़ों की मांग थोड़ी करेंगे? गर्मी में तो अपने को गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। बस वही स्थिति है, वहां पर जब नए प्रकार के उद्योग धंधे लग गए तो वहां पर उस प्रकार के उद्योग धंधे जो पहले वहां पर चलते थे, जिसके लिए जो कच्चा माल चाहिए होता था, वो कच्चा माल अब उनकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उन्होंने वो उद्योग धंधे छोड़ दिए, दूसरे उद्योग धंधे अपना लिए। अब जो औद्योगिक प्रकार में परिवर्तन आया तो इसका सीधा असर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि वो निर्यात पर निर्भर थे, वो उनको कच्चा माल निर्यात करते, अब वो कच्चा माल वहां मंगवाते नहीं, इसलिए अर्थव्यवस्था की ठप हो गई। जबकि विकासोन्मुख देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिए जाने के कारण से द्वितीयक उद्योगों का विस्तार हुआ है। जो विकासशील देश है इनमें उपभोक्ता वस्तुओं का, उपभोक्ता उद्योगों का विकास हुआ है, जबकि विकसित राज्यों में भारी इंजीनियरिंग और रसायन जैसे उद्योगों का मतलब महत्व बढ़ा है या उनकी स्थापना हुई है। इसलिए ये अंतर आने के कारण से और वहां जो परिवर्तन हुआ उसके कारण से अर्थव्यवस्था किसकी प्रभावित होती है? विकासशील देशों। विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा, अर्धविकसित राष्ट्रों से निर्मित वस्तुएं अपेक्षाकृत निकृष्ट किस्म की व महंगी होती है, इसलिए वे राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकसित और विकासशील देशों के मध्य व्यापार प्रतिस्पर्धा चलती है तो समस्या ये आती है कि विकासशील देशों के द्वारा जिस माल का उत्पादन किया गया है, जो प्रोडक्शन बनाया गया है, वो क्वालिटी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं होता, इस कारण से उसकी मांग वहां नहीं होती। जबकि विकसित राष्ट्रों की जो प्रोडक्शन है उनकी क्वालिटी बहुत शानदार होने के कारण से वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज्यादा टिक पाता है और विकासशील देशों का माल बिक नहीं पाता और इसलिए उनको नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा है आयात संबंधी समस्याएं। एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनरी तथा अन्य साज सामान, औद्योगिक कच्चा माल तथा तकनीकी ज्ञान की आयात की आवश्यकता होती है। आयात की बात करें कि एक जो विकासोन्मुख यानी कि जो विकासशील है और जो विकसित होने की ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे जो विकास कर रही है, उसको क्या आवश्यकता होगी? जो उसकी अर्थव्यवस्था होगी, एक पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी चाहिए, उनको अन्य विभिन्न प्रकार के साजो सामान चाहिए, औद्योगिक कच्चा माल चाहिए, तकनीकी ज्ञान चाहिए जिसका वो आयात कर सके और अपना औद्योगिकरण कर सके। इन देशों में पूंजी का भी अभाव रहता है, इसलिए उन्हें विदेशों से ऋण लेने पड़ते हैं। ये जो अपना औद्योगिकरण करना चाहते हैं और ये जो चाहिए उनको, जैसे पूंजीगत वस्तुएं और तकनीकी ज्ञान, इसके लिए उनको दूसरे देशों से पैसा उधार लेना पड़ता है ताकि वो अपने यहाँ पर इन चीजों की स्थापना कर सके, क्योंकि उनके पास खुद के पास तो पूंजी होती नहीं।
उनको विदेशों से ऋण लेने पड़ते हैं। प्रारंभिक वर्षों में आयात तीव्र गति से होता है, जिसका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना संभव नहीं होता। एक देश जो औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ रहा है, वो अपने औद्योगिकरण करने के लिए प्रारंभ में बहुत बड़ी मात्रा में मशीनरी मंगाता है, साजो सामान मंगाता है, कच्चा माल मंगाता है, तकनीक का आयात करता है, और उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में जब ऐसा करता है तो उसके लिए उसको बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चुकाना पड़ता है। पैसा उसके पास होता नहीं, इसलिए फिर जो सामान मंगवाया है, जो उद्योग स्थापित किए हैं, उनमें कच्चा माल प्राप्त होता नहीं और उनके उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए सामान मंगवाने के लिए, कच्चा माल मंगवाने के लिए भी पैसा चाहिए, साजो सामान मंगवाने के लिए भी पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, वो इनके पास होती नहीं। इसलिए आयात संबंधी भी इनके सामने समस्या है, क्योंकि आयात के लिए इनको पूंजी चाहिए और वो पूंजी इनके पास होती नहीं है। ऋण लेने पड़ते हैं, ऋण के बाद से दब जाते हैं। जो भी निर्यात करते हैं, जो माल प्राप्त होता है, जो पूंजी प्राप्त होती है, वो ऋण चुकाने में, ब्याज चुकाने में चली जाती है। व्यापार की शर्तें। विदेशी व्यापार से मिलने वाले आर्थिक विकास के लिए योगदान व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है, परंतु दुर्भाग्यवश विदेशी व्यापार से निर्धन राष्ट्रों की व्यापार शर्तों में दीर्घकाल तक प्रतिकूलता रहने से उनका आय का अधिकांश भाग विकसित राष्ट्रों को जाता है, जिससे विकासशील राष्ट्रों के कार्यक्रम में बाधा आती है। एक समस्या व्यापार की शर्तों की है। विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य जब व्यापार होता है तो विकसित राष्ट्र इस प्रकार की शर्तें थोपते हैं कि उन शर्तों के कारण से विकासशील और पिछड़े हुए राष्ट्रों को ज्यादा लाभ नहीं होता। उनकी मजबूरी है, विकासशील राष्ट्रों की ये मजबूरी है कि उनको अपना माल, कच्चा माल जो है वो बेचना है, बेचकर उनको पूंजी जुटानी है, पूंजी जुटाकर उनको अपना विकास करना है। और विकसित राष्ट्र इसके लिए, उनका कच्चा माल लेने के लिए उनके ऊपर प्रतिकूल व्यापार शर्तें लगाते हैं, और वो मजबूरी में, चूंकि उनको माल बेचना होता है, मजबूरी में वो प्रतिकूल शर्तें भी स्वीकार कर लेते हैं। और इसका परिणाम ये निकलता है कि उनकी अर्थव्यवस्था बजाय लाभ कमाने के एक चंगुल में फंस जाती है, और ये व्यापार की शर्तें चूंकि उनके प्रतिकूल होती है, इसलिए इन शर्तों के कारण से भी पिछड़े हुए या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ता है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए विचार विमर्श। ये दो महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुए हैं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए। एक उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा हुआ दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर के देश को हम विकसित राज्य मानते हैं, और दक्षिण के देशों को हम पिछड़े हुए या विकासशील देश मानते हैं। इनके बीच में विकसित और विकासशील, इनके बीच में जो समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए कि भी विकसित राज्य इनको पूंजी प्रदान करें, इनको तकनीक प्रदान करें, इनको साजो सामान प्रदान करें, और विकासशील राज्य ये सब प्राप्त करने के लिए इनसे चर्चा करते हैं। और इसके लिए उत्तर दक्षिण संवाद यानी कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य ये सब चीज़ें करने के लिए कुछ सम्मेलन हुए, जैसे कि पेरिस सम्मेलन, ब्रांड आयोग, कानकुन सम्मेलन, उरुग्वे वार्ता, पृथ्वी सम्मेलन। और दक्षिण दक्षिण संवाद यानी कि जो दक्षिण के गरीब राज्य हैं, विकासशील राज्य हैं, इनके मध्य संवाद हुए। जब उत्तर दक्षिण संवाद में सफलता नहीं मिली, उत्तर के देश इनको तकनीक देने के लिए तैयार नहीं हुए, इनकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब गरीब देशों ने आपस में सम्मेलन स्थापित करके अपनी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की। इनमें जैसे अंकटाड सम्मेलन, निर्गुण शिखर सम्मेलन, G15 सम्मेलन, ग्रुप 77 सम्मेलन, सार्क सम्मेलन आदि सम्मेलन है, जिनके माध्यम से इन्होंने अपनी समस्याएं हल करने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी ढाक के 3 बात, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित नहीं हो पाए 50 साल के बाद भी, और कोशिशें होने के बावजूद भी इसमें सफलता नहीं है। इसका कारण विकसित राष्ट्रों की हठधर्मिता है। विकसित राष्ट्र इनको न तो पूंजी देने के लिए तैयार है, ना इनको तकनीक देने के लिए तैयार है, और ना ही अपनी अर्थव्यवस्था में विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, और विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं का निराकरण भी नहीं हो सकता। तो यह है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और पुनर्निवेदन यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।